प्यारे भारतवासियों, आप सभी को जय भीम जय भारत। मैं आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। आज 1 मई है, यानी कि मजदूर दिवस है। पूरे संसार में इसको मनाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी रही है बाबा साहब अम्बेडकर की। जब बाबा साहब अम्बेडकर वायसराय के प्रतिनिधित्व में श्रम मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उन्हें श्रमिकों के, मजदूरों के जीवन को सुधारने का अवसर प्राप्त हुआ। तो क्योंकि वो उसी वर्ग से आते थे, तो हमेशा शोषित पीड़ित लोग ही अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं और वही अपने लिए सही नीतियां तय कर पाते हैं। जो भूख से पीड़ित है वही अपनी रोटी का इंतजाम करेगा। पहले क्या था कि मजदूर जब तक काम करेगा, जब तक उसे काम करना पड़ता था, जब तक मालिक चाहे, तो उसका कोई भी समय निश्चित नहीं था। और मजदूर को 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम करना पड़ता था। और ऐसे में सिर्फ मजदूरों को, जो मजदूरी करता था, जो काम करता था, उसी को ही सिर्फ रोटी मिलती थी, वो भी भरपेट नहीं। उसके परिवार में जितने भी लोग थे वो भूखे रहते थे। यानी कि जो बड़े लोग थे परिवार में, वो अपना पेट काट कर, अपनी रोटी बचाकर अपने बच्चों को देते थे। तो ऐसे में खाली पेट खुद भी रहते थे और बच्चों का भी पेट नहीं भरता था। तो और मजदूरी मांगने का हक भी उनको नहीं था, और ना मजदूरी का समय तय था। यानी कि उनके जीवन को सुधारने के लिए किसी को भी चिंता नहीं थी। ऐसे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष किया और इंडियन पेनल कोड में उन्होंने अपनी बात को रखा और बाबा साहब सफल हुए। बाबा साहब ने बहुत सारी उनकी लड़ाइयाँ लड़ी। मजदूर महासभा का गठन बाबा साहब ने किया, महिला महासभा का गठन किया, और उस गठन के तहत बाबा साहब ने भारत के मजदूरों को विशेष अधिकार दिलवाए। और 25 ऐसे कानून बाबा साहब ने उस समय बनाए, जिनको लागू करवाया गया। एक जोर देकर अब 25 कानून को बाबा साहब ने लागू कराया, जिसमें मज़दूरों का समय निर्धारित किया गया। 8 घंटे से मज़दूर अधिक काम नहीं करेगा, और वो मज़दूर खुद अपनी मजदूरी तय कर सकेंगे कि उन्हें कितने पैसे मिलेंगे जिससे वो काम करेंगे। तो बाबा साहब ने मजदूरी तय की, मजदूरी का समय तय किया। ना सिर्फ और बाल श्रम मजदूरी पर बाबा साहब ने प्रतिबंध लगवाया कि बच्चे काम नहीं करेंगे, और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करवाई। अगर मजदूरी करते समय, अगर काम करते समय मजदूर मर जाता है, तो उसका सारा हर्जाना परिवार के लोग तय करेंगे, और जो उनको देना होगा जिसके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे बाबा साहब ने ऐसी समस्याएं से बाबा साहब लड़े, और न सिर्फ ये क्रांति भारत तक सीमित रही, बल्कि और इस प्रयास से 80 देशों में मजदूरों के अधिकार सुनिश्चित किए गए, और ये विश्व क्रांति के रूप में इसको देखा गया। तो बाबा साहब न सिर्फ भारत के लीडर हैं, बल्कि विश्व के लीडर हैं। और बहुत सारी ऐसी आप देखते होंगे कि मज़दूर आज भी उसी दिशा में संघर्ष कर रहा है। कुछ लोग बहुत संघर्ष करके, अगर बाबा साहब ये मजदूरी तय नहीं कराते, तो मज़दूर लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, और बच्चे उनके नहीं पढ़ते, तो आज जो अमुक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो IAS PCS अधिकारी लोग बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, और किसी भी क्षेत्र में अगर अमुक पदों पर आज मज़दूर का बेटा अगर पहुंचा है, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा एक रोल है, बहुत बड़ी जर्नी है। ये बात एक अलग है कि बाबा साहब के जाने के बाद लड़ाई लड़ने वाले लोग, मानव काशीराम साहब, BP मौर्य साहब, DK आनंदी और DK खापर्डी और दीना भाना जी जैसे लोग, और अन्य अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग रहे, जिन्होंने मज़दूरों की दुख को, मज़दूरों की तकलीफ़ को, चाहे वो खेती में काम करते हो, चाहे वो गांव शहर में काम करते हों,
किसी भी क्षेत्र में अगर मजदूरी करते हैं तो उनकी आवाज़ को उठाने के लिए समय समय पर लोग होते रहे हैं और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि होते रहेंगे। तो इसमें आज के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से निपटने के लिए हमें चिंतन मनन करना होगा और हमें ये तय करना होगा कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे राइट्स संविधान में क्या हैं, उन राइट्स को प्राप्त करने के लिए हमारी अपनी ड्यूटीज़ क्या बनती हैं। अगर हम राइट्स के बारे में जानते हैं और अपनी ड्यूटी का पालन यदि नहीं करते हैं तो हमें हमारे राइट्स नहीं मिलेंगे, जो मिले हैं वो भी समाप्त कर दिए जाएंगे। यही उसका अभी जो आप देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही है, तो ये एक प्रहार है। और ये प्रहार इसलिए है क्योंकि हम अपने राइट्स भले ही जानते हैं तो लेकिन राइट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो संसाधन हैं उनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं और हम कोई त्याग नहीं करते हैं। तो हमारे पास बोलने का राइट कम से कम बनता है। हमारे साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए हम बोलें। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हम उसका इस्तेमाल करें। इतना हम वेदनाग्रस्त हैं, संवेदनाग्रस्त हैं। अगर हम अपनी पीड़ा को अपने वक्तव्य के द्वारा, अपने विचार के व्यवहार के द्वारा, अपने संघर्ष के द्वारा, अपने संगठन के द्वारा अगर हम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो ऐसे ही फैसले आते रहेंगे जैसे अब तक आते रहे हैं। हमारे हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। और यदि हम संपन्न हैं, साधन संपन्न हैं, हम बोल नहीं सकते, तो कम से कम हम बोलने वालों की मदद कर सकते हैं। उनकी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए उन्हें संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी और हमारे संपन्न लोगों को करना चाहिए और लोग करते भी हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो मेरे जैसे लोग आज समाज में नहीं बने रहते। मेरी कोई औकात नहीं है जो मैं समाज में बने रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं समय समय पर। चाहे मुझे कपड़े दिए हों, मेरे लिए खाने के लिए खाना दिया हो और मुझे आगे बढ़ने के लिए किराया भाड़ा दिया हो, चाहे मुझे मोटरसाइकिल गिफ्ट की हो, चाहे मुझे लैपटॉप दिया हो, मुझे मोबाइल दिया हो, मेरी मोटरसाइकिल रिपेयर कराने के लिए पैसे दिए हों, मुझे साउंड दिया हो और मेरी बात सुनने के लिए लोग चाहे इकट्ठे हुए हों, ये लोगों ने इकट्ठे किए हों, तो ये अगर लोग सहयोग नहीं कर रहे होते तो मेरे जैसे लोग समाज में जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे पूर्वजों ने मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए जो विचार तय किया, निर्धारित किया, उसको हम लगातार समाज में नहीं पहुंचा रहे होते। क्योंकि अगर विचार जिंदा रहता है तो लड़ने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। तो विचार को जिंदा रखना हमारी पहली प्राथमिकता बनती है। हम संकल्पित हों कि जो मानव मूल्य स्थापित किए हमारे महापुरुषों ने, हम उनको कम से कम समाज में जिंदा रखेंगे। और इससे अधिक यदि कर सकते हैं तो हमें वो भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़ा त्याग करें, लेकिन छोटे छोटे त्याग से, छोटे छोटे संघर्ष से हम एक बड़ी क्रांति को जन्म दे सकते हैं। हम छोटी छोटी क्रांतियों से यहाँ तक पहुँचे हैं। लोगों ने मूक रह के भी क्रांति की है, मौन रहकर भी क्रांति की है। ऐसा नहीं है बोल कर ही क्रांति करते हैं, लोग मौन रहकर भी क्रांति करते हैं। लोग अपने व्यवहार से भी क्रांति कर देते हैं। तो हम जहाँ जिस क्षेत्र में अपने आने वाली पीढ़ी के अधिकारों की रक्षा के लिए जो कर सकते हैं, हमें हर वो संभव प्रयास करना चाहिए। समकालीन उस समय व्यवस्था में कोई भी मजदूर के हक को लेकर इतना अवेयर नहीं था, इतना जागरूक नहीं था। उनके पहले ज्योतिबा फुले साहब ने काफ़ी प्रयास किया था और वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे कि बाबा साहब ने उन्हीं को अपना आदर्श मानकर मज़दूरों के हक को आगे रखा। ना सिर्फ और जो छोटे किसान हैं, मज़दूर हैं, उनके लिए भी बाबा साहब ने अच्छे बीज मुहैया कराने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी। ये बाबा साहब ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। उनकी फसल को देख रेख के लिए, उनके कृषि यंत्रों के लिए लोन की भी व्यवस्था बाबा साहब ने ही लड़ी। और जब ये छोटे किसान और मज़दूर आगे बढ़ पाए। लेकिन ये दुर्भाग्य है देश का कि आज वही बुरी स्थिति में है। मैं देखता हूँ हमारी मज़दूर बहनें अपने बच्चों को कमर से बांध कर ईंट ढोती हैं। हमारे जो
हमारे जो मज़दूर तबका है वो बहुत बुरी कंडीशन में जीता है। उसके पास रहने के लिए अच्छे मकान की व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं और अच्छा खाना भी उनको मुहैया नहीं होता। यहाँ तक कि जिससे उनके बच्चे आगे सर्वाइव कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उनको शिक्षा देने का कोई प्रावधान, कोई नीति, कोई योजना गवर्नमेंट के पास नहीं है। तब कि आर्टिकल 41 से आर्टिकल 45 में ये हमारा संविधान ये हमें ये राइट देता है कि शोषित, पीड़ित, वंचित, अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोग और चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोग, निर्बल, दुर्बल, कमज़ोर लोगों के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट की होगी। इसे और ये सिर्फ ये कानून ही नहीं देता है, बल्कि यानी कि दृढ़ संकल्पित होकर ये दिशा निर्देश करता है संविधान कि उनकी ये नैतिक नहीं बल्कि ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस पर जोर देकर इस व्यवस्था को लागू करना चाहिए, लेकिन ऐसा आज तक लागू नहीं हो पाया। क्यों लागू नहीं हो पाया? उसके पीछे यही रहा है कि जिस स्तर से काम होना चाहिए था, जिस स्तर से लोगों को अपनी जिम्मेदारी उठानी नहीं चाहिए थी, और लोगों ने उस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा, जिसका दुष्परिणाम आप देखते हैं कि डिमोशन बड़े पैमाने पे किया गया। आरक्षण में जो हमें दिया गया था SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को, उसमें बैकलॉग आज तक नहीं भरा गया और उनके लिए शिक्षा के कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए, बल्कि पहले एक ही स्कूल, एक ही वर्दी, एक ही शिक्षा का सिलेबस था। अमीर गरीब एक जगह पढ़ते थे तो गरीब लोग आगे बढ़ने लगे, तो उन्होंने गरीबों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपने बच्चों को विशेष व्यवस्था दी शिक्षा की। प्राइवेट शिक्षा नीति लेकर आए, तो जिसमें अमीर पढ़ लिख के आगे बढ़ते रहे और गरीब पिछड़ते रहे, और उनकी शिक्षा को उतना सुदृढ़, उतना सशक्त नहीं बनाया गया जिससे कि वो आगे फाइट कर सकें, वो लड़ सकें, वो यानी कि समाज में वॉरियर्स, योद्धा पैदा हो सकें। और जैसे तैसे योद्धा पैदा होने लगे JNU जैसी यूनिवर्सिटी में, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में जो सवाल जवाब करने वाले लोग अगर पैदा होने लगे, तो वहाँ की शिक्षा को उन्होंने महंगा कर दिया। और महंगा ही नहीं किया, बल्कि ये लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे आतंकवादी पैदा होता है। तो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। इसके पीछे अगर मैं बात करना चाहूँगा तो मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबी बात सुनने का किसी के पास समय नहीं है। मैं आज इस मौके पर सिर्फ आप सभी से ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ कि बहुत बुरी कंडीशन से हमारे समाज के लोग जीते हैं। जो भट्टे पे काम करते हैं उनके बच्चे कभी नहीं पढ़ लिख पाते, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो भी, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ लिख पाते। जब तक मज़दूर का बेटा मज़दूर ना बन जाए तब तक उसे वो आगे भी उसे परमानेंट भी नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, सोची समझी साजिश है, और इस साजिश से हमें उभरना है। तो हमें सिर्फ आज ये संकल्प लेना है कि हमको हर स्तर पर अपनी महापुरुषों के विचारधारा को जिंदा रखना है, और हर स्तर पर हमें सामाजिक क्रांति करने वाले लोग और जन जागृति करने वाले लोगों को किसी भी स्तर पर, अगर हम उन्हें पानी पिला सकते हैं तो पानी पिलाएं, उन्हें हम खाना खिला सकते हैं तो खाना खिलाएं, अगर हम उनको पैसे से मदद कर सकते हैं, उनके परिवार को पालने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ ये हेल्प हमें ज़रूर करनी चाहिए। कुछ तुम चलो, कुछ हम चलें, और मिलजुल कर ये बाबा साहब का सपना पूरा करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।